आज हम बनाने जा रहे हैं अपना खुद का एक असेंबल्ड डेस्कटॉप पीसी। आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स आपके सामने सारे दिख रहे होंगे। इसमें जो हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं कि एक मिड लेवल गेमिंग भी हो जाए इसमें और मिड लेवल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी इसमें हो जाए। सारे काम इसमें डॉक्यूमेंट वर्क्स, ऑफिस के वर्क्स और ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब और इंटरनेट सर्फिंग सब कुछ इजिली कर सकते हैं। और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके सारे मैं डिटेल्स बताऊंगा और सारे के मैं प्राइस भी बताता चलूंगा। और मैं ये भी आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें इन कंपोनेंट्स को मैं कैसे सिलेक्ट किया हूं। अगर ये जो कंपोनेंट्स हम इसमें लगाने होते हैं, एक्चुअली इसमें यही दिक्कत आती है कि कौन सा कंपोनेंट लें, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कंपोनेंट मैंने कैसे सिलेक्ट किए हैं, इसके लिए क्या देखना होता है और कहाँ से मैं लिया हूँ वो दिखाऊंगा और सारे प्राइस बताऊंगा। और इसके मैं अल्टरनेट ऑप्शन भी बताऊंगा कि इससे महंगा या सस्ता अगर लेना चाहें और अच्छा है और या थोड़ा सा लो बजट में बनाना चाहें तो हम कौन सा प्रोसेसर, कौन सा मदरबोर्ड ले सकते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए एक्टिविटी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोसेसर डिसाइड करना है कि हमें प्रोसेसर कौन सा लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने प्रोसेसर लिया है। वैसे तो ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है, ये i3 7th जनरेशन 3.9 गीगाहर्ट्ज। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने में रिफर्बिश्ड जैसा लग रहा है क्योंकि ये i3 7th जनरेशन है। 7th जनरेशन आपको जब भी मार्केट में मिलेगा रिफर्बिश्ड ही मिलेगा। आपको अगर ब्रांड न्यू इंटेल की पैकिंग में आपको प्रोसेसर चाहिए तो मिनिमम आपको अभी इस समय 10th या 11th जनरेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। मैंने बजट पीसी बनाने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो मुझे ये 1900 का पड़ गया था, जो कि काफी इकोनॉमिकल प्राइस है i3 7th जनरेशन का। आप देख सकते हैं इसमें एक मुझे प्रोसेसर मिला है और साथ में ये हीट सिंक पेस्ट भी दिया है। i3 7th जनरेशन मैंने कैसे सिलेक्ट किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या है। जैसे आपको एंट्री लेवल का बनाना है, मीन्स आपको आपका बजट कम है, आप थोड़ा सस्ते बनाना चाहते हैं तो आप इंटेल के सेलेरॉन ले सकते हैं, इंटेल के आप पेंटियम ले सकते हैं, इंटेल के डुअल कोर ले सकते हैं, इंटेल कोर 2 डुओ ले सकते हैं। ये सब थोड़े सस्ते में आते हैं, मतलब सेलेरॉन पेंटियम सस्ते पड़ जाएंगे। जो पेंटियम के गोल्ड सीरीज होते हैं, जो पेंटियम के सिल्वर सीरीज होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, बट आप थोड़े से ओल्ड वर्जन वाले लेंगे इंटेल के पेंटियम, सेलेरॉन, डुअल कोर, कोर 2 डुओ ये सब सस्ते में मिल जाएंगे। उनसे रिलेटेड मदरबोर्ड भी सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर बेटर और बनाना चाहते हैं और थोड़ा हैवी वर्क के लिए बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेल के कोर i3 या कोर i5 या कोर i7 पे शिफ्ट करें। कोर i3, i5, i7 बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं मार्केट में। अगर आप कोर i3 लेना चाहते हैं, जैसे मैंने लिया है कोर i3, तो मिनिमम आप इस समय अभी 7th जनरेशन पे जाइए। कोर i3 के 7th जनरेशन से नीचे मत जाइए। और इसी तरह से अगर कोर i5 आप लेना चाहते हैं तो मिनिमम 5th जनरेशन पे जाइए। अब बहुत सारे वीडियो में देखेंगे कोर i5 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन से भी लोग असेंबल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है उसमें आपके सारे एप्लीकेशन नहीं चलेंगे, फिर वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। i7 अगर लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3rd जनरेशन तो जाना ही चाहिए। आप कोशिश करें उससे हायर में रहें। अब यहाँ पर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मार्केट में यहाँ खरीदने में एक ट्विस्ट है, लेकिन यहाँ आपको क्या देखना है कि i3, i5, i7 में लेने में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उसका जनरेशन। मतलब कोर i3 हो या i5 हो या i7 कोई भी हो, आपको जनरेशन हाई देखना है कि कौन सा हाई जनरेशन है। फॉर एग्जाम्पल लोग सोचते हैं कि कोर i5 जो है कोर i3 से सुपीरियर है या कोर i7 i5 से सुपीरियर है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। i5 का भले 10th जनरेशन है वो i5 है, लेकिन कोर i3 का जो 11th जनरेशन है वो यहाँ पे i5 से सुपीरियर हो जाएगा। मतलब कोर i3 कोर i5 से सुपीरियर हो सकता है अगर उसका जनरेशन हाई है। आपको लेटेस्ट जनरेशन लेने की कोशिश करनी है। लेटेस्ट जनरेशन लेने से फायदा ये होता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना होता है और वो सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, तो आपका सिस्टम स्मूथली चलता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि आप जहां तक पॉसिबल हो लेटेस्ट जनरेशन लेने की कोशिश करें। अच्छा, आप प्रोसेसर जब लेते हैं तो उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो लैपटॉप में नहीं चलता है, लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो डेस्कटॉप में नहीं चलता है, और दोनों एक दूसरे में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो कोर वोल्टेज होता है अलग अलग होता है। और अगर आप इंटेल के बजाय AMD में लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मेनली 3 ऑप्शन ज्यादा मार्केट में मिलेंगे। AMD की बात करें तो AMD एथलॉन, AMD फेनोम और AMD राइजन। तो इस समय AMD राइजन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वो बहुत पावरफुल है। मगर आपको सस्ते में अगर लेना है तो आप थोड़ा सा ओल्डर वर्जन में AMD एथलॉन या AMD फेनोम ले सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AMD का कोई भी प्रोसेसर लें तो मिनिमम उसके 3rd जनरेशन तक कोशिश करें लेने के लिए। जैसे राइजन 3 लीजिए, एथलॉन का 3 लीजिए, एथलॉन 2 भी लेंगे तो चलेगा, बट कोशिश करें 3 या उससे ऊपर का लेने के लिए। फेनोम का भी अगर लेते हैं AMD फेनोम तो भी आपको 3rd जनरेशन या उससे ऊपर का लेना है। राइजन आप लेना चाहते हैं AMD राइजन, तो वैसे अभी मार्केट में राइजन 5 और उससे ऊपर के चल रहे हैं, बट आप राइजन 3 भी ले लेंगे तो वो ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो वैसे AMD पे मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, इसलिए मैं AMD का यहाँ पे बहुत ज्यादा
ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा आपको रिसर्च जो है वो प्रोसेसर पे करना पड़ता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपके पीसी की कैपेसिटी कैसी होगी, परफॉर्मेंस कैसा होगा। और जब एक बार प्रोसेसर आपका फाइनल हो जाए तो उसके मैचिंग का आपको मदरबोर्ड सिलेक्ट करना है। अब मदरबोर्ड सिलेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा प्रोसेसर है Core i3 7th जनरेशन, इससे मैचिंग का मैंने ये मदरबोर्ड लिया है, जो कि आप देख सकते हैं H110 चिपसेट का मदरबोर्ड है, H110 सीरीज का। जो भी आप प्रोसेसर आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो चिपसेट होता है, H110 जो है ये 6th और 7th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि H110 Core i3, Core i5, Core i7, Celeron और Pentium, इसके जितने भी 6th और 7th जनरेशन के सीरीज वाले प्रोसेसर हैं उसको ये सपोर्ट करेगा। तो आपने जब प्रोसेसर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये वाला प्रोसेसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मदरबोर्ड सर्च करना है और वो गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है। तो अब ये मदरबोर्ड आप लेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग ब्रांड हैं। ब्रांड ज्यादा मायने नहीं रखता है, आपको जो भी इकोनॉमिकल लगे या जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग सही लगे वो आप ले सकते हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो प्रोसेसर है वो इसमें फिट बैठना चाहिए। ये 100% आपको श्योर होना है कि ये जो आप प्रोसेसर लिए हैं इस मदरबोर्ड में फिट बैठेगा। इसको अच्छे से आप रिसर्च कर लें, तभी इस मदरबोर्ड को आप खरीदें। इसमें आपको देखना है कि इसकी रैम की कैपेसिटी कितनी है। अब देखिए मैंने जो H110 मदरबोर्ड लिया है, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर के लिए स्लॉट दिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं रैम का 2 स्लॉट दिया गया है। तो आप कोई भी मदरबोर्ड लें तो आप देखें उसमें रैम के कितने स्लॉट हैं, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर HDMI का भी पोर्ट दिया गया और VGA का भी पोर्ट दिया गया है। USB 3.0 वाले पोर्ट भी दिए गए हैं, USB 2.0 वाले भी पोर्ट दिए गए हैं। और आप देखिए यहाँ पे लैन पोर्ट भी दिया गया है 100 Mbps का। आप ये देख सकते हैं 5.1 ऑडियो जैक भी दिया गया है। M.2 NVMe SSD उसके पोर्ट भी यहाँ दिए गए हैं, M.2 वाले पोर्ट। और आप देख सकते हैं PCI एक्सप्रेस का एक स्लॉट दिया गया है, एक मिनी PCI एक्सप्रेस भी दिया गया है, ATX पावर सप्लाई का सॉकेट दिया गया है, 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं, मतलब इस पे 4 हार्ड ड्राइव या SSD कनेक्ट कर सकते हैं SATA वाले। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन एक बार देख लें कि उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। और सबसे जो मेन बात है कि वो जो आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर का सॉकेट और ये जो मदरबोर्ड का सॉकेट है वो सेम होना चाहिए। प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड के बाद जो आपको देखना है वो है रैम और SSD एंड हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने रैम लिया है ये 16 GB का है, 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज है। और इसमें जो मदरबोर्ड का जो है रैम स्लॉट है, इसकी जो स्पीड है मींस FSB स्पीड बोलते हैं, तो इस FSB स्पीड इसका जो है 2133 मेगाहर्ट्ज है, 2133 मेगाहर्ट्ज। मतलब रैम स्लॉट की स्पीड है 2133 मेगाहर्ट्ज और मैंने जो रैम ले लिया है वो है 3200 मेगाहर्ट्ज। अब ये 3200 मेगाहर्ट्ज मैंने क्यों लिया, ज्यादा स्पीड का मैंने क्यों लिया, एक्चुअली जब मैं ये ऑनलाइन ले रहा था अमेजोन से तो मुझे 3200 मेगाहर्ट्ज वाली जो रैम है वो 2133 मेगाहर्ट्ज वाले रैम से भी सस्ती पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझना है कि ज्यादा स्पीड की अगर रैम है और आपका जो ये FSB स्पीड है मींस रैम की जो पोर्ट की स्पीड है वो कम है और रैम की स्पीड ज्यादा है तो भी ये रैम चल जाएगा, ज्यादा स्पीड होने से भी चल जाएगा। लेकिन ये है कि इस रैम का स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर के इस FSB स्पीड पे आ जाएगा। मींस अगर 3200 मेगाहर्ट्ज का है और ये जो रैम का जो पोर्ट है वो 2133 मेगाहर्ट्ज का है तो ये 3200 होने के बावजूद भी 2133 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। यहाँ पर एक चीज आपको और देखना है, यहाँ पे जो 2 स्लॉट है, अगर आप 2 स्लॉट में अलग अलग रैम लगाना चाहें, जैसे मैंने 16 GB का एक लिया है, अगर आप 8-8 GB के 2 लगाते हैं 16 GB करने के लिए या 4-4 GB के 2 लगाते हैं 8 GB करने के लिए तो भी ये अच्छे से काम करता है। अगर आप अलग अलग स्टिक लगाएंगे 4-4 GB या 8-8 GB के तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपका एक रैम खराब हो जाए तो उसको आप निकाल देंगे तो भी चलता रहेगा एक सिंगल रैम पे। मगर अगर आप सिंगल रैम ही लगाते हैं और ये खराब हो जाता है तो पूरी तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ सिंगल रैम लगाने का एक एडवांटेज ये है कि सिंगल रैम का परफॉर्मेंस जो है 2 अलग अलग स्टिक के रैम से थोड़ा बेटर होता है, इसीलिए मैंने सिंगल रैम ही लिया है। ये DDR4 है, अभी मार्केट में DDR5 भी चल रहा है, लेकिन ये जो DDR4 है मैंने इसलिए लिया है कि इसमें DDR4 ही सपोर्ट करेगा इस मदरबोर्ड पे। आज के डेट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मिनिमम DDR4 रखें। लेटेस्ट में DDR5 भी ले सकते हैं। रैम को लेंगे तो मदरबोर्ड देख करके लेंगे कि मदरबोर्ड का जो स्लॉट है वो कौन सा DDR सपोर्ट करता है। DDR4 इस मदरबोर्ड का DDR4 स्लॉट है तो मैंने ये रैम भी DDR4 लिया है। ये जो मदरबोर्ड है 2900 रुपए में मिल गया था अमेजोन पे और ये जो आप रैम देख रहे हैं 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज का, ये मुझे अमेजोन पे सेल के दौरान 1900 रुपए में मिल गया था। बात करते हैं स्टोरेज की। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जेब्रॉनिक्स का M.2 NVMe SSD है।
ऐसे वाले SSD आते हैं उससे भी एडवांस्ड ये है। एक हार्ड डिस्क ही आप समझिए इसको, इतनी छोटी सी स्टिक है और ये 256 GB की है और ये आपको 512 GB में भी मिल जाएगा और ये आपको 1 TB में भी मिल जाएगा। गजब टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं। जो हार्ड डिस्क पहले ऐसे आते थे 80 GB, 160 GB, 500 GB, ये देखिए 500 GB का ये है हमारे पास और ये 250 GB का एक छोटे से डिवाइस में ही पैक हो गया। ये 250 GB का है, 500 GB भी आपको इतने ही बड़े साइज में मिल जाता है। अब ये थोड़ा मार्केट में कॉस्टली चल रहा है, इसीलिए मैंने 256 GB का ही लिया है। 256 GB तो वैसे कम है आज के डेट में, एक मतलब बढ़िया पीसी बनाने के लिए 256 GB बहुत कम है। बट इसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करूंगा और ये सिर्फ बूटिंग के लिए यूज करूंगा। इससे C ड्राइव बनाऊंगा, इसमें और कुछ भी नहीं रखूंगा और सेकेंडरी स्टोरेज होगा वो मैं इसमें यूज करूंगा। ये आप देख सकते हैं WD का ये 500 GB का हार्ड डिस्क है जो मैंने अमेजोन से लिया है। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है, प्राइस वगैरह सबका मैं बताऊंगा। ये जो M2 NVMe SSD है, इसको खरीदने से पहले आप ये जरूर कंफर्म करें कि आपके मदरबोर्ड में एक इस तरह का M2 NVMe का पोर्ट दिया हुआ है, नहीं तो ये लग नहीं पाएगा। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इस वाले SSD से भी ज्यादा होती है। और अगर आपके मदरबोर्ड में इस तरह का M2 पोर्ट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये ना खरीद करके आप ये वाला ले सकते हैं। ये वाली जो SSD है ये भी अच्छा काम करता है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। हालांकि इतनी तो नहीं होती, M.2 NVMe जैसी नहीं होती है, फिर भी इसकी स्पीड काफी ठीक ठाक होती है। मगर कभी भी आप OS के लिए मतलब पीसी की बूटिंग के लिए इस हार्ड डिस्क का यूज ना करें। डेस्कटॉप पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कितना भी एडवांस बनाइए, अगर इस हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं बूटिंग के लिए तो आपका पीसी हमेशा स्लो चलेगा, कभी फास्ट नहीं चलेगा। अब हमें डिसाइड करना रह गया है पावर सप्लाई और कैबिनेट। अब देखिए यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लिया है जेब्रॉनिक्स का 450 वाट ब्लैक गोल्ड। पावर सप्लाई लेने से पहले हमें क्या क्या कंफर्म करना होता है, मदरबोर्ड के पावर सप्लाई का जो पोर्ट दिया हुआ है, जितने पिंस हैं पावर सप्लाई में कैसे दिए हुए हैं। अब आप देखिए ये जो कनेक्टर है ये और आपके जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है, नंबर ऑफ पिंस जितने होने चाहिए उतने इसमें भी होने चाहिए। 24 पिन वाला कनेक्टर है। आप इस वाले मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, 24 पिन वाला कनेक्टर है और आप यहाँ पे ये देखिए ये अभी 24 पिन वाला ही कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर इस कनेक्टर से मैचिंग होना चाहिए और बाकी जो आपको हार्ड डिस्क वगैरह लगाने हैं उससे रिलेटेड कनेक्टर आपको चेक करने होते हैं। ये सारे कनेक्टर इसमें अवेलेबल होना चाहिए। मेनली आपको कनेक्टर और इसका जो पावर सप्लाई का जो कैपेसिटी है ये 450 वाट का है, लेकिन अगर आप गेमिंग का लेंगे तो आपको 450 वाट से एडवांस लेना पड़ेगा। आप 400 वाट से लेकर के 600 वाट के बीच CPU का कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना होता है। फिर 2 मोलेक्स कनेक्टर भी दिया गया है हाई पावर वाले, जो SATA कनेक्टर दिए गए हैं 1 2 3। कभी कभी जो पावर सप्लाई होता है कैबिनेट होता है उसके साथ अटैच भी आता है, तो आप अगर अटैच वाला कैबिनेट खरीद रहे हैं जिसमें पावर सप्लाई अटैच आता है तो आपको अलग से पावर सप्लाई नहीं खरीदना पड़ेगा। तो मैंने तो सेपरेट ही लिया है। ये 650 रुपये में मुझे मिल गया था अमेजोन पे। और आप ये देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है ये मैंने फॉक्सिन का लिया है। ये बहुत ही हल्का है, बहुत लाइट वेट कैबिनेट है, तो डोमेस्टिक यूज के लिए, घर के यूज के लिए ये ठीक है। मगर आप कुछ गेमिंग टाइप लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला कैबिनेट नहीं चलेगा। गेमिंग के लिए आपको हैवी टाइप का कैबिनेट लेना पड़ेगा, या कहीं रफ इन्वायरमेंट आपको यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैवी वाला कैबिनेट लेना पड़ेगा। इसको भी मैं एक और ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लिम टाइप का है, छोटा सा है और केबल वगैरह दिए हुए हैं जो मदरबोर्ड में कनेक्ट होंगे फ्रंट पैनल के लिए। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्क्रूज वगैरह सब दिए हुए हैं। और ये मुझे 950 रुपये में फ्लिपकार्ट पे मिल गया था। इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है कि कंप्यूटर असेंबल करने के लिए ये जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं उसको कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बाई करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, देख करके ले सकते हैं आप, चाहे तो सर्च करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पूरे को असेंबल करने का, इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं मैंने मॉनिटर नहीं लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टीवी में इसको कैसे कनेक्ट करके मैं बूट करूंगा। तो उस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि असेंबल करने के बाद अगर मॉनिटर ना हो तो आप टीवी पे कैसे बूट कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस में दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई ऐसे नीडी पर्सन हो जो कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।